नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 20 मार्च 2024 सुबह के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करके बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने समाचार वीडियो हमारे साथ साझा करें, चाहे वह स्थानीय घटनाएं हों, दिलचस्प कहानियां हों या कुछ भी रोमांचक हो, हम जानना चाहते हैं। बेझिझक अपने वीडियो लिंक छोड़ें या हमें टैग करें। आइए जुड़े रहें और उन कहानियों को साझा करें जो मायने रखती हैं। समाचार नंबर 1। कहीं पैदल, कहीं चॉपर और नाव से पहुंचेंगी पोलिंग पार्टी। यहां पैदल पहुंचने में लगेंगे 3 दिन। हिमाचल में विधानसभा उपचुनाव को लेकर बेशक अभी अटकलें चल रही हों, लेकिन लोकसभा को लेकर स्थिति एकदम साफ है। हालांकि राज्य की विकट भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए यहां चुनाव करवाना चुनौती भरा है। कहीं पोलिंग पार्टी पैदल 13 किलोमीटर का सफर करेगी, तो कहीं हेलीकॉप्टर या नाव का सहारा लेना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण में 1 जून को मतदान होना है। राज्य के 7,990 पोलिंग बूथ पर मतदान करने के लिए 50,000 से ज्यादा कर्मचारियों की तैनाती की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के दूरदराज जिला चंबा में 2 ऐसे बूथ हैं, जहां पोलिंग पार्टी को 13 किलोमीटर का पैदल सफर कर बूथ पर पहुंचने की चुनौती होगी। भरमौर विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले अहलमी बूथ पर पहुंचने के लिए पोलिंग पार्टी को 13 किलोमीटर पैदल चलना होगा। यहां मतदाताओं की संख्या 183 है। इसी तरह भटियात विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले चक्की बूथ पर पहुंचने के लिए भी पोलिंग पार्टी को 13 किलोमीटर का सफर पैदल चलकर तय करना होगा। यहां मतदाताओं की संख्या 135 है। यहां तक पैदल पहुंचना भी आसान नहीं, क्योंकि यहां रास्ता बेहद दुर्गम है। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के तहत आने वाले बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के बड़ा भंगाल पहुंचने के लिए यूं तो चुनाव आयोग की टीम हेलीकॉप्टर का सहारा लेती है, लेकिन अगर यहां हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए स्थिति अनुकूल न हो तो पोलिंग पार्टी को 3 दिन पहले ही दुर्गम रास्तों से होकर यहां पहुंचना पड़ता है। बड़ा भंगाल तक का सफर पूरा करने के लिए 3 दिन की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। बड़ा भंगाल में मतदाताओं की संख्या सिर्फ 65 है। जिला कांगड़ा के ही तहत आने वाले फतेहपुर विधानसभा सीट पर स्थित के तहत आने वाले कुठेड़ा पोलिंग बूथ पर पहुंचने के लिए मतदान कर्मियों को नाव का सहारा लेना पड़ता है। मतदान कर्मी नाव के जरिए करीब 5.5 किलोमीटर की दूरी तय कर इस मतदान केंद्र तक पहुंचते हैं। यहां मतदाताओं की संख्या 97 है। जिला लाहौल स्पीति में 15,256 फीट की ऊंचाई पर सिर्फ 52 मतदाताओं के लिए भी एक मतदान केंद्र तैयार किया गया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग का कहना है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। समाचार नंबर 2। हिमाचल हाई कोर्ट के निर्देश, नशा मुक्ति केंद्र पर सकारात्मक सोच दिखाए प्रदेश सरकार। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकार की नशा मुक्ति केंद्र खोलने की नीयत पर तीखी टिप्पणी करते हुए सकारात्मक सोच दिखाते हुए ताजा स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के आदेश दिए। राज्य सरकार ने कोर्ट को केवल यह बताया कि सभी जिला अस्पतालों, नागरिक चिकित्सालयों और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में नशा मुक्ति सुविधाएं शुरू कर दी गई हैं। कोर्ट ने इसे नाकाफी बताते हुए कहा कि सरकार की स्टेटस रिपोर्ट से प्रतीत होता है कि इस मुद्दे से निपटने में सरकार कतई गंभीर नहीं है। इससे पहले सरकार ने नशा मुक्ति केंद्र खोलने में बड़े पैमाने पर भूमि की आवश्यकता बताई थी।
मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव व न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि प्रदेश में नशाखोरी का प्रचलन तेजी से बढ़ा है। सरकार से उम्मीद है कि वह नशामुक्ति में तेजी लाने के लिए नशामुक्ति केंद्रों की स्थापना करेगी, परंतु इसके लिए बड़े पैमाने पर भूमि की तलाश करने पर अड़ा सरकार की मंशा को जाहिर करता है। कोर्ट ने किन्नौर, लाहौल एवं स्पीति और बिलासपुर में नशा मुक्ति केंद्रों से जुड़ी स्टेट्स रिपोर्ट का अवलोकन करने के पश्चात सरकार को सकारात्मक सोच के साथ ताजा स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के आदेश जारी किए। कोर्ट ने वित्तीय तंगी के कारण नशामुक्ति केंद्रों की दयनीय स्थिति से जुड़े मामले में सरकार से पूछा था कि जहां NGO संचालित नशामुक्ति केंद्र नहीं है, वहां क्या कदम उठाए जा रहे हैं। कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट के माध्यम से यह बताने को भी कहा था कि नशा पीड़ितों को सरकारी अस्पतालों में कितने बिस्तर प्रत्येक जिले में उपलब्ध हैं। इस मामले में हाई कोर्ट ने अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता एवं निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता को भी प्रतिवादी बनाया गया है। हाई कोर्ट ने एक अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर पर स्वतः संज्ञान लेते हुए ये आदेश जारी किए। खबर में बताया गया है कि हिमाचल को नशा मुक्त राज्य बनाने के राज्य सरकार के दावों के बावजूद एकीकृत व्यसन पुनर्वास केंद्र की स्थिति एक अलग कहानी कहती है, जबकि कुल्लू, महिला, धर्मशाला, चंबा, मंडी, सिरमौर, बिलासपुर और सोलन में स्थापित केंद्र पहले अनुदान प्राप्त होने के बावजूद अभी तक चालू नहीं हुए हैं। 2019 में शिमला में शुरू किया गया 15 बेड का केंद्र बंद होने की कगार पर है, क्योंकि पिछले 4 वर्षों के दौरान केंद्र से अनुदान राशि प्राप्त नहीं हुई है। उक्त केंद्र नए मरीजों को जोड़ने की स्थिति में नहीं है। वेतन नहीं मिलने के कारण कर्मचारियों को भी छुट्टी पर जाना पड़ा है। किराए के भवन में स्थित होने के कारण यह केंद्र किराया, बिजली, पानी, टेलीफोन और इंटरनेट शुल्क का भुगतान करने में असमर्थ है और इसके अलावा पीड़ितों को दवा और भोजन उपलब्ध कराना मुश्किल हो गया है। OPD और IPD की सुविधा भी बंद कर दी गई है। खबर में यह भी बताया गया है कि इस केंद्र ने उच्च अधिकारियों के साथ अपनी चिंताओं को साझा किया है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। प्रदेश में मादक पदार्थों की लत के मामले बढ़ रहे हैं। प्रदेश में शिमला, कुल्लू, ऊना और हमीरपुर में 60 बिस्तरों की कुल क्षमता के साथ 4 कार्यात्मक IRCA हैं। अन्य 3 पूरी क्षमता से चल रहे हैं, लेकिन इन्हें भी वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। मामले पर सुनवाई 2 अप्रैल को होगी। समाचार नंबर 3। हमीरपुर के घनाला में घर से मिला अवैध ड्रोन, एयरक्राफ्ट एक्ट और IPC 420 के तहत केस दर्ज। बिना अनुमति के ड्रोन का संचालन कर रहे एक व्यक्ति के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोपी के पास ड्रोन से संबंधित किसी भी प्रकार के कानूनी दस्तावेज नहीं थे। पुलिस ने उसके खिलाफ एयरक्राफ्ट एक्ट में केस दर्ज किया है। आरोपी की पहचान अभिषेक निवासी गांव बुशहरा, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा के रूप में हुई है। वह वर्तमान में हमीरपुर शहर से सटे घनाला गांव में रहता है। प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि अभिषेक इस ड्रोन का पिछले 4-5 महीनों से अवैध रूप से संचालन कर रहा था तथा इस कार्य के लिए उसने एक स्थानीय व्यक्ति के मकान का लेंटल किराए पर ले रखा था। इस कार्य में कुछ और लोगों की संलिप्तता का भी अंदेशा जताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक थाना सदर हमीरपुर में पुलिस को सूचना मिली थी कि गाहलिया गांव में एक निजी स्कूल के पास एक ड्रोन गिरा हुआ है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो स्थानीय लोगों ने बताया कि उस ड्रोन को अभिषेक नाम का व्यक्ति अपने साथ गांव घनाल स्थित अपने निवास पर लेकर चला गया है।
उसके बाद पुलिस टीम गांव घनाल पहुंची, जहां स्थानीय वार्ड पंच व लोगों की मौजूदगी में अभिषेक के किराए के मकान की तलाशी ली गई तो वहां एक ड्रोन पाया गया। पुलिस ने अभिषेक से संबंधित ड्रोन के दस्तावेज मांगे, परंतु वह कोई भी कानूनी दस्तावेज संबंधित ड्रोन के बारे में प्रस्तुत नहीं कर सका। पूछताछ में इस बात का भी खुलासा हुआ कि यह व्यक्ति ड्रोन द्वारा नेरचौक के स्थानीय दवाई विक्रेताओं से हमीरपुर के लिए दवाइयों की आपूर्ति करता है, लेकिन ड्रोन के हवाई मार्ग से आवागमन संबंधी कोई भी परमिट व अनुमति पत्र अभिषेक प्रस्तुत नहीं कर सका। पुलिस पता लगाएगी कि कहां से दवाइयां लाई जाती थीं और ड्रोन को ऑपरेट कौन करता था। इसके अलावा यह भी पता लगाया जाएगा कि दवाइयों की आड़ में कोई गैरकानूनी काम तो नहीं किया जा रहा था। पुलिस अधीक्षक हमीरपुर पदम चंद के अनुसार पुलिस ने ड्रोन को कब्जे में लेकर अभिषेक के विरुद्ध थाना सदर हमीरपुर में केस दर्ज किया है। समाचार नंबर 4। बीजेपी नेताओं की मांग, 1500 के फॉर्म के नाम पर प्रचार रोके, मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंप मांगी कार्रवाई। हिमाचल में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि के तहत महिलाओं को मिलने जा रहे 1500 रुपए को लेकर विवाद और गहरा गया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंगलवार को अन्य विधायकों के साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में यह मांग की गई है कि इस स्कीम को लेकर प्रदेश भर में भरवा जा रहे फॉर्म बंद करवाए जाएं। कांग्रेस कार्यकर्ता गाड़ियों में भर भरकर महिलाओं को लोकमित्र केंद्र या सरकारी दफ्तरों में ले जा रहे हैं और उन्हें डराया जा रहा है कि अभी फॉर्म नहीं भरे तो 1500 रुपए नहीं मिलेंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि यह एक सुनियोजित ठगी है। राज्य सरकार ने यदि इस स्कीम को लागू करना था तो इस बार बजट में घोषणा होनी चाहिए थी। अब इसके लिए बजट से बाहर 800 करोड़ कहां से आएंगे? कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले भी इस तरह के फॉर्म भरवाए थे जो बाद में गायब हो गए। अब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आनन फानन में इस स्कीम को लॉन्च कर दिया गया, जबकि बजट है नहीं। भाजपा की ओर से ज्ञापन मिलने के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस मामले को भारत निर्वाचन आयोग को भेज दिया है और सरकार से भी संबंधित स्कीम की जानकारी मांगी है। विभाग ने पहले ही इस योजना के फॉर्म से मुख्यमंत्री और इंदिरा गांधी के फोटो हटा दिए हैं। समाचार नंबर 5। ऑनलाइन ट्रेडिंग से ठगे 61.72 लाख। धर्मशाला के योल और सिद्धबाड़ी के व्यक्ति को शातिरों ने बनाया शिकार। साइबर ठगों ने धर्मशाला के 2 लोगों से 61.72 लाख रुपए की बड़ी ठगी को अंजाम दिया है। धर्मशाला के योल के एक व्यक्ति ने ऑनलाइन ट्रेडिंग पर 53,50,000 रुपए लुटा दिए हैं। इसके साथ ही सिद्धबाड़ी के व्यक्ति से भी ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 8.25 लाख रुपए की चपत लगाई है। घर बैठे दोगुना पैसे के लालच के चक्कर में करोड़ों की लूट के मामले सामने आ रहे हैं। बावजूद इसके लोग लगातार लालच का शिकार हो रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ताओं को फेक वेबसाइट और ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर लाखों रुपए की चपत लगाई गई है। जब उन्हें ठगी का एहसास हुआ तो उन्होंने नॉर्थ जोन साइबर थाना धर्मशाला में शिकायत दर्ज करवाई है। दोनों ही मामलों में शिकायतकर्ताओं ने करीब 30 ट्रांजैक्शन के माध्यम से शातिरों के अलग अलग खातों में राशि जमा करवाई है। योल निवासी एक व्यक्ति को से 53,50,000 रुपए की चपत लगाई है। दूसरे मामले में धर्मशाला के समीप सिद्धबाड़ी निवासी व्यक्ति से 8,22,250 रुपए की ठगी की गई है। ऑनलाइन ट्रेडिंग के चक्कर में व्यक्ति ठगों के जाल में फंस गया। ठगों ने उसे अच्छी कमाई का प्रलोभन दिया,
जिसके चलते व्यक्ति ने 8 ट्रांजैक्शन के माध्यम से ठगों के खाते में 8,22,250 रुपए की राशि जमा करवा दी। साइबर पुलिस थाना धर्मशाला के एएसपी प्रवीण धीमान ने योल व सिद्धबाड़ी के 2 लोगों से हुई ठगी की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। समाचार नंबर 6। हिमाचल के स्कूल अब बनेंगे और बेहतर, पीएम श्री एक्सीलेंस और राजीव गांधी योजना में होंगे कवर। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों की तस्वीर बदलने वाली है। प्रदेश की 4 बड़ी योजनाओं के तहत हिमाचल के स्कूल कवर होंगे, जिसके लिए केंद्र और राज्य सरकार से ग्रांट भी जारी हो चुकी है। करोड़ों का बजट इन स्कूलों पर खर्च किया जाना है। ऐसे में उम्मीद जगी है कि शिक्षा में गुणवत्ता का सपना अब पूरा हो पाएगा। इसमें सबसे पहले केंद्र की पीएम श्री योजना के तहत प्रदेश के 180 स्कूल कवर होंगे। इसके लिए हाल ही में केंद्र ने लिस्ट भी जारी कर दी है। इसके साथ ही राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों में प्रथम चरण में स्कूल सिलेक्ट किए जा चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में बनाए जाने वाले राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल में सीबीएसई का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। पहले चरण में 18 माह के भीतर प्री नर्सरी से 5वीं कक्षा के ब्लॉक तैयार किए जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों का निर्माण जल्द करने के निर्देश दिए हैं। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों में प्री प्राइमरी से 12वीं कक्षा तक लगभग 900 से 1000 छात्रों को समायोजित करने की क्षमता होगी। इन स्कूलों में हाईटेक स्मार्ट क्लासरूम, खेल के मैदान, इंडोर स्टेडियम, स्विमिंग पूल, म्यूजिक रूम सहित अनेक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके साथ ही हिमाचल में 3 अटल आदर्श विद्यालय भी बनेंगे। इन 3 अटल आदर्श विद्यालयों पर काम भी सरकार जल्द पूरा करेगी। खास बात यह है कि इन स्कूलों में बच्चों को सभी तरह की आधुनिक सुविधाएं मिलेगी। समाचार नंबर 7। आधार से छेड़छाड़ कर अपने नाम करवाई जमीन, पीड़ित ने नूरपुर थाने से दर्ज करवाई ऑनलाइन शिकायत। राजस्थान में पौंग विस्थापितों के साथ लगातार हो रहे भू संबंधी फर्जीवाड़े में एक और विस्थापित को पीड़ा झेलनी पड़ी है। फर्जीवाड़े में मृतक पौंग बांध विस्थापित की भूमि को जालसाज द्वारा हड़पने का मामला सामने आया है। मृतक तारा के पुत्र रघुबीर सिंह निवासी गांव धनेटी भूरिया डाकघर सुखार ने इस बारे में अपने वकील के जरिए नूरपुर से पुलिस स्टेशन तनोट जिला जैसलमेर राजस्थान में 26 फरवरी को ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाई। शिकायतकर्ता का कहना है कि उसके पिता तारा पुत्र लक्खू को चक 7 RMSM में मुरब्बा नंबर 199.48 तहसील रामगढ़ AC न्यू जैसलमेर राजस्थान में दिसंबर 2016 को आवंटित हुआ था। ऐसे में काश्तकार हल्ले खान ने मुरब्बे को बीजना शुरू कर दिया। 7 फरवरी 2022 को उसके पिता की मृत्यु हो गई। कोरोना और घर की विपरीत परिस्थितियों के चलते वो मुरब्बे में नहीं जा सके। 25 फरवरी 2024 को काश्तकार हल्ले खान का पौंग बांध विस्थापित सुरेंद्र चौधरी को फोन आया कि तारा के मुरब्बे पर बाबू राम पुत्र कृष्णा राम जाट निवासी कोलूतला तहसील रामगढ़ जिला जैसलमेर ने कब्जा कर लिया है। सुरेंद्र चौधरी ने इसकी सूचना तारा के पुत्र रघुवीर सिंह को दी। रघुवीर सिंह के अनुसार उसे व्हाट्सएप पर काश्तकार ने फर्जी रजिस्ट्री की कॉपी भेजी। तदोपरांत रघुवीर सिंह ने 26 फरवरी 2024 को अपने वकील के जरिए तनोट पुलिस स्टेशन में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा दी। इस दौरान 29 फरवरी को राजस्थान में वहां के तहसीलदार से मिलकर अपने मुरब्बे के दस्तावेज दिखाए। उन्होंने मामले को गंभीरता से देखा तो इसमें फर्जीवाड़ा पाया गया। इस बीच 4 मार्च 2024 को कब्जे वाले फर्जीवाड़े को खारिज किया।
जबकि शाम 7 बजे रघुवीर सिंह को दोबारा मुरब्बे का कब्जा देकर उनका हक वापस दिलवाया। रघुवीर सिंह ने बताया कि एक महिला तारा देवी के आधार कार्ड को अटैच करके उनके पिता के मुरब्बे वाले नाम तारा के आगे देवी लिख दिया, जबकि फर्जीवाड़े में पुत्र की जगह वाइफ ऑफ लक्खू राम कर दिया और मुरब्बे के कागजात एवं दस्तावेज तैयार कर लिए। उन्होंने व उनके भाइयों हरनाम सिंह, करतार सिंह व श्याम लाल ने प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार व केंद्र सरकार से मांग की है कि इस फर्जीवाड़े में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। समाचार नंबर 8। कुटलहर से वीरेंद्र कंवर ने भरी हुंकार, पूर्व मंत्री ने शुरू किया चुनाव प्रचार, कहलवी में युवा मोर्चा की रैली निकाली। प्रदेश में लोकसभा चुनावों के साथ साथ विधानसभा के उपचुनाव की दहलीज पर बैठे कुटलहर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा नेता व कुटलहर से भाजपा के पूर्व प्रत्याशी रहे पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर ने चुनाव प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। हम हैं मोदी का परिवार जनसंपर्क यात्रा के तहत दूसरे दिन वीरेंद्र कंवर ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कहलवी में युवा मोर्चा की रैली निकाली। कहलवी पंचायत में वीरेंद्र कंवर ने यात्रा को शुरू करते हुए कहा कि देश का हर परिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना मानता है तथा उनसे स्वयं को जुड़ा हुआ मानता है। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के हर नागरिक को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिला है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति मोदी के हाथों में देश को सुरक्षित महसूस करता है। कांग्रेस पार्टी केवल सनातन विरोधी बातें कर धर्म विशेष के लोगों को खुश करके अपने वोट बैंक को मजबूत करने की फिराक में रहती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में हो रहे लोकसभा चुनावों में भाजपा अभूतपूर्व जीत दर्ज करेगी तथा देश में भाजपा 370 व एनडीए 400 के लक्ष्य को हासिल करेगी। कुटलहर विधानसभा क्षेत्र से लोकसभा चुनावों में यहां भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर को अप्रत्याशित बढ़त मिलेगी। इस अवसर पर उनके साथ कुटलहर भाजपा मंडल अध्यक्ष चरणजीत शर्मा व अन्य भाजपा पदाधिकारी तथा भाजयुमो कार्यकर्ता उपस्थित रहे। समाचार नंबर 9। समुद्र में डूबने से जवाली के युवक की मौत, मुंबई में अंतिम संस्कार, इंजीनियर के पद पर कार्यरत था पंकज। उपमंडल जवाली के अधीन पंचायत चलवाड़ा के 38 वर्षीय पंकज जम्वाल की समुद्र में डूबने से मौत हो गई। युवक के निधन की खबर मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। पंकज जम्वाल पुत्र करनैल सिंह मर्चेंट नेवी में 3rd इंजीनियर के पद पर कार्यरत था और जाखो से सूरत जाने वाले अंबुजा सीमेंट के जहाज पर अपनी ड्यूटी कर रहा था। 13 मार्च को अंबुजा शक्ति जहाज के अधिकारियों द्वारा पंकज जम्वाल के लापता होने की सूचना परिजनों को दी गई थी। इस सूचना ने एकदम से माहौल को गमगीन कर दिया। 14 मार्च को कोस्ट गार्ड, अन्य जहाजों और हेलीकॉप्टर की मदद से पोरबंदर के पास समुद्र से पंकज जम्वाल का शव बरामद किया गया। पंकज जम्वाल के शव को मुंबई से घर भेजना था, परंतु तकनीकी कारणों की वजह से अंतिम संस्कार परिजनों की उपस्थिति में मुंबई में ही कर दिया। मंगलवार को शोकाकुल परिवार अस्थियां लेकर घर पहुंचा है। विभिन्न जांच एजेंसियां मृत्यु के कारणों का पता लगा रही हैं, परंतु अभी तक पता नहीं चल सका है। समाचार नंबर 10। ट्रांसपोर्टर 31 मार्च से पहले जमा करवाएं, टैक्स कर का भुगतान न करने पर होगी कड़ी कार्रवाई। परिवहन विभाग ने गुड्स टैक्स जमा न करवाने वाले ट्रांसपोर्टरों को 31 मार्च से पहले फाइल असेसमेंट करवाने के निर्देश दिए हैं। इस तय अवधि में टैक्स की अदायगी न करवाने वाले ट्रांसपोर्टरों को कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। बताते चलें कि अभी 31 मार्च तक सरकार ने मोहलत दे रखी है। विभाग का मानना है कि वाहन संचालक को यह पता होना जरूरी है कि उसने टैक्स जमा करवाया है या नहीं।
अभी तक सरकार ने 31 मार्च तक केवल 10% पेनल्टी ही लगाई है और अन्य तरह से छूट दे रखी है। उसके बावजूद भी वाहन चालक गुड्स टैक्स जमा नहीं करवा रहे हैं। जानकारी के अनुसार प्रदेश सरकार ने वाहन चालकों को गुड्स टैक्स में 31 मार्च तक छूट दे रखी है। वाहन चालक इसका फायदा उठाकर पासिंग की फीस जमा करा रहे हैं। अगर एक बार फीस जमा हो जाती है तो वाहन चालक आराम से पासिंग कराने के बाद फिटनेस व परमिट के लिए आवेदन कर सकता है। विभाग का कहना है कि अभी पासिंग की फीस जमा करवाने के बाद वाहन चालक 1 साल के लिए निश्चिंत हो जाता है और विभाग की देनदारी के बारे में नहीं सोचता है। विभाग ने फिलवक्त वाहन संचालकों को फाइनल असेसमेंट करवाने को कहा है ताकि यह पता चल सके कि किस वाहन संचालक ने गुड्स टैक्स जमा नहीं करवाया है। हालात यह है कि वाहन संचालक फाइल जमा न करवाकर सीधे फीस भर रहे हैं, जिससे उनका 1 साल के लिए रास्ता साफ हो जाए। ट्रांसपोर्टर्स के पास 15 दिन का समय। आरटीओ मदन लाल ने बताया कि गुड्स टैक्स जमा करवाने के लिए केवल 15 दिन का समय बचा है, लेकिन अभी भी कुछ वाहन संचालकों ने टैक्स जमा नहीं करवाया है। वह छूट के नाम पर फीस भर रहे हैं। इसलिए विभाग ने वाहन चालकों की पासिंग फीस जमा कराने से पहले फाइल जमा करवाने को कहा है, जिससे इस फाइल की असेसमेंट हो जाए। अगर किसी का टैक्स 60,000 है तो 10% पेनल्टी के साथ वह 66,000 रुपए जमा करवा सकता है, लेकिन वाहन चालक छूट देने के बावजूद भी टैक्स जमा नहीं करवा रहे हैं। इसके चलते उन्होंने फाइल की असेसमेंट करवाने के लिए कहा गया है। फाइल चेक करने के बाद फीस जमा की जाएगी। समाचार नंबर 12। पुलिस थानों में 6,957 बंदूकें जमा। क्रिमिनल वारदातों में शामिल 7 हथियार जब्त। 93,261 जमा होना बाकी। लोकसभा चुनाव को लेकर जहां पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है, प्रदेश में पुलिस ने लाइसेंस बंदूकों को भी जमा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रदेश के पुलिस थानों में अब तक 6,957 बंदूकें जमा हुई है। प्रदेश में लगभग 1,00403 के करीब लाइसेंस हथियार है और इनमें 177 लोगों को हथियार रखने की छूट दी गई है। बाकी बचे 1,00226 लाइसेंस वेपन में से अब तक 6,957 लाइसेंस बंदूकें पुलिस थानों में जमा हुई हैं और अभी 93,261 वेपन जमा किए जाने हैं। प्रदेश भर में 6.9% लाइसेंस वेपन जमा किए हैं। हिमाचल प्रदेश में पुलिस विभाग द्वारा क्रिमिनल वारदातों में शामिल चंबा में 2 और हमीरपुर जिला में 5 कुल 7 वेपन जब्त किए हैं। इसके अलावा ऊना जिला में 1 लाइसेंस वेपन का लाइसेंस कैंसिल किया है। हिमाचल प्रदेश में 1 जून 2024 को होने वाले लोकसभा चुनाव के मतदान के लिए भारतीय चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुरूप एवं प्रदेश की सुरक्षा की स्थिति को ध्यान में रखते हुए पुलिस विभाग द्वारा सभी सुरक्षा प्रबंधों को पूरा किया जा रहा है। कार्यकारी पुलिस महानिदेशक संजीव रंजन ओझा ने बताया कि प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के पश्चात 19 मार्च 2024 चुनाव प्रक्रिया के दौरान प्रदेश में जारी लाइसेंस वेपन को जमा करवाने हेतु समस्त पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। आम जनता से अनुरोध है कि अपने लाइसेंस वेपन को अपने नजदीकी थाना में शीघ्र अतिशीघ्र जमा करवाएं। समाचार नंबर 13। विपक्ष पर जमकर बरसे राजस्व मंत्री, बोले भाजपा जयराम ठाकुर महिला विरोधी। राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि भाजपा और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर महिला विरोधी हैं। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि के तहत महिलाओं को मिलने जा रहे 1,500 रुपए से विपक्ष पूरी तरह बौखला गया है।
इस योजना का लाभ प्रदेश में 1 अप्रैल 2024 से प्रदान करने की औपचारिकताएं चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले पूरी हो चुकी हैं। श्री नेगी ने कहा कि योजना के लिए बजट का प्रावधान किया जा चुका है, मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। योजना को लागू करने की अधिसूचना सरकार जारी कर चुकी है। अगर महिलाएं अब फॉर्म जमा कर रही हैं, तो भाजपा और जयराम ठाकुर क्यों विरोध कर रहे हैं? उन्हें महिलाओं को बताना होगा कि क्या वह चाहते हैं कि 18 साल से अधिक आयु की पात्र बेटियों, बहनों और माताओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष को लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की हार साफ नजर आ रही है, इसलिए वह महिलाओं के विरोध में आ खड़े हुए हैं। प्रदेश की महिला शक्ति उन्हें इस विरोध का मुंहतोड़ जवाब देगी। जगत सिंह नेगी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री को महिला हितैषी योजनाओं का विरोध करना शोभा नहीं देता। उन्हें तो इसका समर्थन करना चाहिए था, लेकिन वह राजनीति करते हुए इस योजना का विरोध कर रहे हैं। भाजपा और जयराम ठाकुर इसलिए भी विरोध कर रहे हैं क्योंकि यह कांग्रेस की गारंटी थी, जिसे सरकार ने अपने 1.25 साल के कार्यकाल में ही पूरा कर दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा राजीव बिंदल ने इंडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि रविवार मुंबई में इंडी अलायंस की तरफ से ऐलान किया गया कि हिंदू धर्म में समाहित शक्ति को समाप्त करना है। अगर उन्होंने शक्ति के विनाश का ऐलान किया है, तो भाजपा का ऐलान शक्ति की उपासना का है। बिंदल ने कहा कि कांग्रेस के पास विकास का कोई भी एजेंडा नहीं है, इसलिए उनके नेता बड़े बड़े झूठ बोलते हैं। उसके बाद झूठ को छुपाने के लिए भी नए झूठ बोलते हैं, और जब पकड़े जाते हैं तो अपने झूठ का ठीकरा दूसरों के सिर फोड़ देते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार है, जिसने हिमाचल में भोली भारी जनता को ठगने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का सिर्फ यह ही इरादा है कि लोगों को लूटकर अपनी जेबें भरो। बिंदल ने कहा कि देश में महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर सशक्त बनाने के लिए मोदी सरकार कई शानदार योजनाओं का संचालन कर रही है। इसी सिलसिले में महिलाओं के लिए भारत सरकार एक बेहद ही शानदार योजना का संचालन कर रही है। इस स्कीम का नाम नमो ड्रोन दीदी है। नमो ड्रोन दीदी योजना भारत सरकार का एक इनोवेटिव प्रयास है। इस योजना के अंतर्गत सरकार महिलाओं को ड्रोन उड़ाने, डेटा विश्लेषण, ड्रोन के रखरखाव से जुड़ा प्रशिक्षण देगी। राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस ने सबसे पहले जाति, समुदाय, धर्म और भाषा के आधार पर लोगों को बांटा। सत्ता हासिल करने के लिए कांग्रेस ने देश का बंटवारा किया है। समाचार नंबर 14। चुनावी सभाओं रैलियों के लिए लेगी होगी परमिशन। लोकसभा चुनावों में राजनीतिक सभाओं के लिए स्थान तथा समय सहित पूर्व अनुमति लेना जरूरी होगा। इसके साथ ही सभी दलों या प्रत्याशियों को समान रूप से सार्वजनिक स्थल तथा मैदान सभाओं के लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ लगातार बैठकें की जा रही हैं। सभी राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता के समस्त प्रावधानों की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित बनाने के लिए कहा जा रहा है। साथ ही उनसे चुनाव प्रक्रिया के दौरान सहयोग की अपील की जा रही है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित आने वाले विभिन्न मामलों का नियमानुसार निपटारा किया जाएगा। स्वतंत्र तथा निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग ने मोबाइल ऐप भी लॉन्च की है। इस ऐप के माध्यम से आमजन आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट कर सकेगा। इसके साथ ही प्रदेश भर में किसी भी मंदिर, चर्च, मस्जिद इत्यादि धार्मिक स्थलों को चुनाव प्रचार के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। समाचार नंबर 15।
मेरा वोट मेरी ड्यूटी से बढ़ेगी वोटिंग परसेंटेज, मतदान बढ़ोतरी के लिए जिला बिलासपुर प्रशासन की अनूठी पहल। लोकसभा चुनाव 2024 में वोटिंग परसेंटेज बढ़ोतरी के लिए बिलासपुर जिला प्रशासन की ओर से नई पहल की गई है। स्वीप कार्यक्रम के तहत मेरा वोट मेरी ड्यूटी गीत तैयार किया गया है, जिसे राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेले की प्रथम सांस्कृतिक संध्या में लॉन्च किया जाएगा। इस गीत के माध्यम से जनता से लोकतंत्र के इस महापर्व में वोट डालने की अपील की जाएगी और युवाओं को भी यह गीत वोट का महत्व समझाएगा। चुनाव के मद्देनजर पूरे हिमाचल प्रदेश में यह पहल बिलासपुर जिला में की गई है। खास बात यह है कि बिलासपुर के राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेले के प्रथम सांस्कृतिक संध्या में स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत लोकसभा चुनाव में जिलावासियों को 100% मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए फिल्माए स्वीप गीत मेरा वोट मेरी ड्यूटी को रात 8 बजे लॉन्च किया जाएगा। यह खुलासा उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक ने किया है। उन्होंने बताया कि जिला स्वीप नोडल अधिकारी हेमंत नेगी की देखरेख में वॉइस ऑफ पंजाब के विजेता गौरव कौंडल ने मेरा वोट मेरी ड्यूटी गीत को गाया है, जबकि इस गाने को लिखने और निर्देशन में बिलासपुर कॉलेज में संगीत के असिस्टेंट प्रोफेसर डा मनोहर लाल शर्मा की अहम भूमिका रही है। उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक के अनुसार इस वीडियो में हिमाचली मुंडा श्याम, गायक अभिषेक सोनी, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित फूला चंदेल, साहित्यकार रामलाल पाठक, यंग सेंसेशन प्रिंस कपिल, अक्षय शर्मा, दाक्षी सेन सहित बिलासपुर कॉलेज के दर्जनों लड़के लड़कियां वीडियो में जिलावासियों से 100% मतदान के लिए प्रेरित करते नजर आएंगे। निश्चित रूप से यह पहल वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने में मददगार साबित होगी। आज से सांस्कृतिक संध्याएं। उपायुक्त ने बताया कि 20 से लेकर 23 मार्च तक राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेले की सांस्कृतिक संध्याएं होंगी। कुल 4 संध्याओं में से 2 हिमाचली तो 2 स्टार नाइट्स रहेंगी। पहली बार मेले में मशहूर सूफी गायक कैलाश खेर रंग जमाएंगे, तो अंतिम सांस्कृतिक संध्या में पंजाबी गायक गुरनाम भुल्लर धमाल मचाएंगे। आचार संहिता हटने के बाद ही भरे जाएंगे टीजीटी पद। प्रदेश के स्कूलों में टीजीटी के 845 पद खाली होने के बाद अब एक बार फिर टीजीटी शिक्षकों के सैकड़ों पद खाली हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ कमीशन और बैचवाइज आधार पर 1587 पदों को भरने के लिए प्रदेश सरकार से मंजूरी नहीं मिली है। अब इन भर्तियों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट के समाप्त होने का ही इंतजार करना पड़ेगा। लंबे समय से प्रदेश के स्कूलों में कमीशन आधार पर टीजीटी की भर्तियां नहीं हो रही। कारण यह कि प्रदेश सरकार से शिक्षा विभाग को इन पदों को भरने की मंजूरी नहीं मिल रही। इस कारण विभाग भी अपने स्तर पर भर्तियां नहीं कर पा रहा है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग की तरफ से इस बारे में प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें टीजीटी की भर्तियां करने के लिए अप्रूवल मांगी गई है। कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से ये भर्तियां होनी है। इसमें 87 पदों को भरने के लिए पहले मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन विभाग तब तक इन पदों को भी नहीं भर सकता जब तक बाकी पदों को भरने के लिए मंजूरी नहीं मिल पाती। ऐसे में टीजीटी की भर्तियों के लिए सरकार से अप्रूवल का इंतजार है। ये भर्तियां अनुबंध के आधार पर होनी है। मीडिया प्रमाणन निगरानी समितियों का गठन। शिमला में मुख्य निर्वाचन अधिकारी हिमाचल प्रदेश मनीष गर्ग की अध्यक्षता में शिमला में मीडिया कर्मियों के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में पेड न्यूज, फेक न्यूज तथा राजनीतिक पार्टियों द्वारा जारी की जाने वाले विज्ञापनों से संबंधित विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने कहा कि राज्य और जिला स्तर पर मीडिया प्रमाणन और निगरानी समितियों का गठन किया गया है, ताकि इसकी निगरानी तथा राजनीतिक दलों द्वारा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जैसे टीवी,
केबल नेटवर्क व चैनल, सिनेमा हॉल, डिस्प्ले, सोशल मीडिया, रेडियो ब्लॉक, एसएमएस आदि पर जारी या प्रदर्शित किए जाने वाले विज्ञापनों की सामग्री को मंजूरी दी जा सके। कार्यशाला में अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी दलीप नेगी तथा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस ओबीसी विभाग के अध्यक्ष ने छोड़ी कुर्सी। लोकसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी में ओबीसी विभाग के अध्यक्ष विक्रम चौधरी ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को भेजे अपने इस्तीफे में विक्रम चौधरी ने अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय की अनदेखी का आरोप लगाया है। इस पत्र में कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश ओबीसी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन अभी तक खाली पड़ी है। ओबीसी स्टेट कमीशन के अध्यक्ष का पद भी खाली है। सरकार से लेकर संगठन तक में अन्य पिछड़ा वर्ग के पद इनकी आबादी के अनुरूप नहीं है। ओबीसी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी बढ़ाने के साथ हायर एजुकेशन में 18% आरक्षण विश्वविद्यालय या मेडिकल कॉलेज में देने की मांग को भी पूरा नहीं किया गया। प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में ओबीसी सदस्यों की नियुक्ति हो या राज्य चयन आयोग में नियुक्ति की बात किसी ने नहीं सुनी। विक्रम चौधरी ने कहा कि वह ओबीसी विभाग से इस्तीफा दे रहे हैं, जबकि कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पर काम करते रहेंगे। समाचार नंबर 16। ओंकार नए होम सेक्रेटरी जीएडी के सचिव भी हटाए। चुनाव आयोग ने 1994 बैच के आईएएस अधिकारी अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार चंद्र शर्मा को गृह और विजिलेंस विभाग का जिम्मा भी दिया है। इस पद पर पहले डा अभिषेक जैन नियुक्त थे, लेकिन मुख्यमंत्री के सचिव होने के कारण भारत निर्वाचन आयोग ने उन्हें पद से हटा दिया था। इसके बाद नए गृह सचिव के लिए एक पैनल चुनाव आयोग ने मांगा था। 3 अधिकारियों के इस पैनल में से ओंकार चंद्र शर्मा की नियुक्ति के आदेश आयोग ने दिए हैं। चुनाव आयोग ने होम सेक्रेटरी के बाद अब जीएडी के सेक्रेटरी को भी हटा दिया है। राज्य सरकार ने कुछ रोज पहले ही सामान्य प्रशासन विभाग का कार्यभार शिक्षा सचिव राकेश कंवर को दिया था। राकेश कंवर के पास सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर का भी कार्यभार है। मुख्यमंत्री कार्यालय में नियुक्त होने के कारण सामान्य प्रशासन विभाग से इन्हें अलग कर दिया गया है। चुनाव आयोग के निर्देश मिलने के बाद मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने इस बारे में भी आदेश जारी कर दिए। समाचार नंबर 17। कांगड़ा पुलिस ने पंजाब बॉर्डर पर बढ़ाया पहरा। नाइट पेट्रोलिंग के लिए कुछ ऐसे हैं निर्देश। हिमाचल में लोकसभा चुनावों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। जिला पुलिस ने देहरा क्षेत्र के तहत पंजाब बॉर्डर से सटे इलाकों पर 4 बड़े नाके लगाकर चेकिंग तेज कर दी है। इसके तहत हर गाड़ी पर नजर रखी जा रही है। चुनावों के चलते मादक द्रव्य व अन्य गैर कानूनी चीजें ले जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एएसपी वीर बहादुर सिंह ने खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि हर वाहन पर पुलिस की नजर है। पुलिस की टीमें हर क्षेत्र में तैनात हैं। बॉर्डर इलाकों की बात करें तो तलवाड़ा टेरेस, पौंग डैम, जसूर रोड पर स्वापुल पर लगे नाके में हर गाड़ी पर नजर है। पुलिस टीमें मुस्तैदी से चेकिंग कार्य को कर रही हैं। एएसपी वीर बहादुर सिंह ने बताया कि इसी तरह के नाके जंडौर, अमरोह व खानपुर में भी लगाए गए हैं। सभी इंटर स्टेट बैरियरों पर पड़ोसी क्षेत्रों पुलिस हर तरह के संपर्क में है। सीएपीएफ, सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्सेस हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। नाइट पेट्रोलिंग बढ़ाई। एएसपी वीर बहादुर सिंह ने बताया कि जिला के थानों के तहत नाइट पेट्रोलिंग को भी बढ़ाया गया है। पुलिस टीमें रात को ज्यादा चौकसी बरत रही हैं। इसी तरह थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने क्षेत्रों में
लाइसेंस धारकों के हथियार थानों में जमा करवाने को कहें। जिला पुलिस नाकों पर हर गतिविधि पर नजर रखे हुए है। नाइट पेट्रोलिंग भी बढ़ाई है। लाइसेंस धारकों को जल्द अपने हथियार नजदीकी थानों में जमा करवाने होंगे, अन्यथा कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वीर बहादुर सिंह, एएसपी, कांगड़ा जिला पुलिस। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।